गलन की एंट्रोपी आज पढ़ा जाना है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो गलन की एंट्रोपी वह गलन की एंट्रोपी, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो गलन की एंट्रोपी वह एंट्रोपी परिवर्तन है, वह एंट्रोपी परिवर्तन है जो गलनांक पर, ठोस के गलनांक पर, जो गलनांक पर एक मोल ठोस को, तो गलनांक पर लिया जाना है। एक मोल ठोस को, ठोस पदार्थ को कह सकते हो, और एक मोल ठोस पदार्थ को, ऐसा कहना चाहिए, ठोस पदार्थ को एक मोल द्रव पदार्थ, एक मोल द्रव पदार्थ में परिवर्तित करना है। तो परिवर्तन करने पर होता है, परिवर्तन करने पर होता है गलन की एंट्रोपी कहलाता है, गलन की एंट्रोपी कहलाता है। तो गलन की एंट्रोपी की ये परिभाषा हो गई कि गलन की एंट्रोपी वह एंट्रोपी परिवर्तन है जो गलनांक पर एक मोल ठोस पदार्थ को एक मोल द्रव पदार्थ में परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है और गलन की एंट्रोपी कहलाता है। अब गलन की एंट्रोपी को सूत्र की सहायता से हम प्रदर्शित करेंगे। तो गलन की एंट्रोपी, एंट्रोपी परिवर्तन हुआ, ये है एंट्रोपी और ये है परिवर्तन। अब गलन के लिए है तो F लिखेंगे। F का मतलब हुआ फ्यूज़न, फ्यूज़न मतलब गलन। F का पूरा रूप होगा फ्यूज़न, फ्यूज़न का मतलब होगा गलन। तो जो गलन की एंट्रोपी है, आपने जैसे देखा है एक मोल ठोस को एक मोल द्रव में, तो द्रव मतलब ये है द्रव की एंट्रोपी, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। तो द्रव की एंट्रोपी, इसको हम घटाएंगे ठोस की एंट्रोपी, S का मतलब सॉलिड और इस बड़े S का मतलब है एंट्रोपी। तो ठोस की एंट्रोपी जो है, सॉलिड की एंट्रोपी, लिक्विड की एंट्रोपी, इन दोनों को घटा रहे हैं। तो घटाने से इस तरह से हमको रहेगा डेल्टा H F/T, और T नहीं बल्कि इसको हम Tm कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ क्या है इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखते जाना है कि यहाँ पर क्या है। जैसे अभी इसकी बात कह रहे थे, डेल्टा S F, ये क्या है, इसको हमको जानना है सबसे पहले। तो जैसा कि हम कह रहे हैं फ्यूज़न मतलब गलन, S मतलब एंट्रोपी, और ये जो है डेल्टा जो है परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर ये हो गया कि गलन की एंट्रोपी में परिवर्तन। तो इसको हम कहेंगे गलन की एंट्रोपी। तो ये पहला चीज़ हमने जाना कि डेल्टा S F क्या है यहाँ पर। ऐसा करके हम क्रमशः इसको सभी को जानेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब डेल्टा, इसकी बात करते हैं, डेल्टा H F। तो ये है फ्यूज़न मतलब गलन, तो ये हो गया गलन। और ये H क्या है, एंथैल्पी, H क्या है, एंथैल्पी। तो गलन की एंथैल्पी। तो ये दूसरा जो यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया डेल्टा H F, F का मतलब फ्यूज़न, फ्यूज़न मतलब गलन, और H का मतलब हुआ एंथैल्पी। जिस तरह से S का मतलब एंट्रोपी था, तो H का मतलब क्या है, एंथैल्पी। तो ये हो गया। अब इसको हम जान लेते हैं कि Tm क्या है।
तो मेल्टिंग मतलब होता है गलनांक। तो ये गलनांक ताप है, T मतलब टेम्परेचर, तो ये हो गया गलनांक ताप। M का मतलब मेल्टिंग का मतलब गलनांक, T का टेम्परेचर, तो गलनांक ताप को हमने Tm से प्रदर्शित किया है। इसी तरह अब बारी आ जाती SL को लिखेंगे। तो S क्या है, एंट्रोपी है, और L क्या है, लिक्विड मतलब द्रव। तो द्रव की एंट्रोपी है, तो कह सकते हैं गलनांक पर 1 मोल द्रव की एंट्रोपी, तो इसको हम लिखेंगे SL। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर SL किसको प्रदर्शित करता है कि गलनांक पर 1 मोल द्रव की एंट्रोपी। अब ये बच गया SS, तो ये S सॉलिड के लिए है, सॉलिड मतलब ठोस, और ये S जो है एंट्रोपी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी अनुसार इसका भी हम कहेंगे कि गलनांक पर 1 मोल, और सॉलिड या ठोस हो जाएगा इस बार, तो इस तरह से हम कहेंगे ठोस की एंट्रोपी। तो ये सभी कारक जो यहाँ प्रयुक्त हो रहे थे उनको हमने प्रदर्शित किया। तो डेल्टा SF क्या है, SL किसको व्यक्त कर रहा है, SS किसको व्यक्त कर रहा है, डेल्टा HF किसको व्यक्त कर रहा है, TM किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमने जाना, हमने पढ़ा। तो गलन की एंट्रोपी किसे कहते हैं और गलन की एंट्रोपी किस तरह से सूत्र है, और गलन की एंट्रोपी में कौन से पद जो हैं किसको व्यक्त कर रहे हैं, ये आपको बताया गया। तो ये हुआ गलन की एंट्रोपी। अब आ जाते हैं तो गलन की एंट्रोपी पढ़ा गया अभी, और उसमें से कैसा हमने सूत्र में किस तरह से कारक व्यक्त कर रहे हैं उसको बताया गया। गलन की एंट्रोपी के बाद हम पढ़ेंगे वाष्पन की एंट्रोपी। वाष्पन की एंट्रोपी, जिस तरह से गलन की एंट्रोपी को हमने परिभाषित किया था, अब हम वाष्पन की एंट्रोपी को भी उसी तरह से पढ़ेंगे और परिभाषित करेंगे। तो क्वथनांक पर द्रव के जो वाष्पन की एंट्रोपी होगी, इसको आप ऐसा कहिए, क्वथनांक पर द्रव के वाष्पन की एंट्रोपी, द्रव के वाष्पन की एंट्रोपी। तो क्वथनांक पर द्रव के वाष्पन की एंट्रोपी को हम लिखेंगे, तो इसको हम निश्चित ही डेल्टा S और वेपोराइजेशन जो है, तो इस तरह से वेपोराइजेशन आपने जैसे लिखा है, और इसको थोड़ा सा वेपोराइजेशन, अब यहाँ पर ये वाष्पन को व्यक्त करता है। वेपोराइजेशन का मतलब क्या हुआ, वाष्पन। तो ये जो वेपोराइजेशन है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा H, और इसके अलावा आपको भाग देना पड़ेगा हमेशा की तरह बॉइलिंग टेम्परेचर से। तो बॉइलिंग टेम्परेचर इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर वेपोराइजेशन या इस तरह से रहेगा। तो कुल मिलाकर आपने कहा कि वाष्पन को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन
जो है उसका एंट्रोपी परिवर्तन इस तरह से रहेगा, डेल्टा एच बटे टी वी, डेल्टा एच टी वी, और ये है वेपोराइजेशन, बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब क्वथनांक ताप। बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, क्वथनांक ताप। अब इसमें आपको फिर से कह देना है कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, तो वाष्पन है, तो वाष्पन की एंथैल्पी, एच मतलब एंथैल्पी, तो वाष्पन की एंथैल्पी हो गया। अब दूसरा बच रहा है टी बी क्या है, तो टी बी जो है क्वथनांक ताप है। क्या है, टी बी क्वथनांक ताप है। तो सूत्र में हमने बताया कि डेल्टा एच वी ए पी मतलब वाष्पन की एंथैल्पी, टी बी मतलब क्वथनांक ताप, दोनों को लिख दिया गया। अब इस प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन को यदि हमको बताना है तो आप ये कहोगे कि इस प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन निम्न समीकरण से हम व्यक्त करते हैं, निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रक्रम चल रहा है, इसकी यदि हम एंट्रोपी परिवर्तन को जानना चाहें तो हमको इस तरह का एक समीकरण लेना पड़ेगा। तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन या वाष्पन का रहेगा, वो वाष्प अवस्था का ले लेंगे और यहाँ पर द्रव अवस्था का हम लेंगे, और फिर से वही रहेगा कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन या वाष्पन बटे टी बी, टी बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब क्वथनांक ताप, इस तरह से रहेगा। अब ये तो सूत्र हो गया। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है, इन सब को हमको एक एक करके जानना है, तो अब इसको भी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अब लिखना शुरू करते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एस वी ए पी एक इसको प्रदर्शित कर रहा है, इसको हम लिखेंगे। तो आपने पढ़ा था उसी के अनुरूप, तो ये है वाष्पन की एंट्रोपी, वाष्पन की एंट्रोपी को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा आ जाते हैं कि आगे चल के यस डेल्टा एच वी ए पी किसको प्रदर्शित करता है, तो डेल्टा एच वी ए पी ये इसी तरह से हम लिख देंगे, ये है वाष्पन की एंथैल्पी को प्रदर्शित करता है, वाष्पन की एंथैल्पी को प्रदर्शित कर रहा है। और भी कारक इसमें एक एक करके आते जाएंगे कि यस वी यहाँ पर क्या है, यस एल यहाँ पर क्या है, हम सबको जानेंगे। तो यस वी क्या है, इसको हम लिख देते हैं यस वी। तो क्वथनांक ताप पर एक मोल द्रव, एक मोल गैस, मतलब ये वी है ना, तो एक मोल गैसी पदार्थ की एंट्रोपी, गैसी पदार्थ की एंट्रोपी। अब इसके विपरीत आ जाते हैं, यस एल क्या है, तो आपको यही सबको लिखना है, क्वथनांक पर एक मोल द्रव पदार्थ की एंट्रोपी। यस एल जो है लिक्विड है, द्रव पदार्थ है, तो द्रव पदार्थ की एंट्रोपी। तो यस वी क्या है, हमने लिख दिया कि क्वथनांक पर एक मोल गैसीय पदार्थ की एंट्रोपी है, और यस एल क्या है, क्वथनांक पर एक मोल द्रव पदार्थ की एंट्रोपी। अब एक और बच गया यहाँ पर, टी बी क्या है, ये दिख रहा है ना, तो टी बी क्या है, तो आप सब जानते हो पदार्थ का क्वथनांक ताप है, तो टी बी पदार्थ का क्वथनांक ताप, क्वथनांक ताप। तो ये इस तरह से हमने इसको भी जाना, इसको भी पढ़ा। तो ये है वाष्पन की एंट्रोपी। तो वाष्पन की एंट्रोपी जो है इस तरह से प्रदर्शित की गई, और ये जो है आपको उसका सूत्र बताया गया।
और ये आपने जाना कि किस तरह से वाष्पन की एंट्रोपी का सूत्र और उसमें प्रयुक्त जो अवयव हैं उनको हमने परिभाषित किया। अब इन सब के आधार पर हम एक परिभाषा पढ़ेंगे कि वाष्पन की एंट्रोपी को ये जो सूत्र की सहायता से हमने समझा तो उसके आधार पर क्या परिभाषा हो सकती है। तो जैसा कि हम कहते रहे गलन की एंट्रोपी के लिए, उसी तरह वाष्पन की एंट्रोपी वह परिवर्तन है जिस तरह हमने गलन की एंट्रोपी को पढ़ा था उसी तरह वाष्पन की एंट्रोपी को पढ़ रहे हैं। तो वाष्पन की एंट्रोपी वह परिवर्तन है। अब इसमें क्वथनांक पर हमको लेना है, जो क्वथनांक ताप है। तो क्वथनांक पर हम 1 मोल द्रव को ले लेंगे और 1 मोल द्रव को और 1 मोल वाष्प में द्रव को 1 मोल वाष्प में परिवर्तन करने पर होता है, वाष्पन की एंट्रोपी कहलाता है। वाष्पन की एंट्रोपी कहलाता है। तो वाष्पन की एंट्रोपी क्या है, इसको अभी पढ़ा गया कि वाष्पन की एंट्रोपी वह परिवर्तन है जो क्वथनांक पर 1 मोल द्रव को 1 मोल वाष्प में परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाता है, वाष्पन की एंट्रोपी कहलाता है। तो वाष्पन की एंट्रोपी के सूत्र पढ़े गए और अंत में ये आपको परिभाषा बताई गई। अब वाष्पन की एंट्रोपी के बाद जो है हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे। प्रश्न जो आते हैं तो एक उदाहरण हम इस प्रश्न पर आधारित बनाएंगे, वाष्पन की एंट्रोपी पर आधारित है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न हो सकता है। तो एक मान लीजिए जल रहे, तो जल का आपको जल वाष्प में परिवर्तन करना है। जल वाष्प में परिवर्तन, तो जल हम ले रहे हैं और जल वाष्प में परिवर्तन कर रहे हैं। और यदि ऐसा हम करते हैं, परिवर्तन होने पर 373 केल्विन ताप हम ले रहे हैं। कितना ताप ले रहे हैं, 373 केल्विन ताप पर। अब यदि इस पर यदि एंथैल्पी परिवर्तन, अब इस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन है 40.8 किलो जूल। तो ये 373 केल्विन ताप पर जो एंथैल्पी परिवर्तन है 40.8 किलो जूल यदि आपको है, पूरा लिखेंगे किलो जूल मोल ऋण 1। तो इतना प्रश्न जो है आपको दिया गया है। तो किलो जूल मोल ऋण 1 है। तो इस प्रक्रम में जो आपको निकालना है वो है एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करना पड़ेगा। तो एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कीजिए। अब एक प्रश्न है, कोई उदाहरण है
तो इसका आप हल कैसे करोगे इसको आपको जानना है। तो सबसे पहले एक सूत्र लिखना होगा जिसको आपने पढ़ा था, और वो सूत्र आपको याद होगा कि इस तरह से रहेगा, एंट्रोपी परिवर्तन बराबर, और ये वाष्पन की एंट्रोपी, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सूत्र आपने पढ़ा था, इसको लिख दिया गया। अभी अभी जो हमने पढ़ा वाष्पन की एंट्रोपी परिवर्तन, ये सूत्र रखेंगे, और इस सूत्र में अब मान रखना है आपको। तो मान वाष्पन की जो एंथैल्पी है उसको यहाँ रख दीजिए, ये वाला। तो 40.8 किलो जूल मोल ऋण 1 जो मान था हमने यहाँ पर रख दिया। तो जैसा आपके पास मान था यहाँ रख दिए। अब नीचे में भी मान रखना है, बॉइलिंग ताप या क्वथनांक टेम्परेचर प्रश्न में कितना दिया गया है, तो आप देख रहे हो कितना दिया है, 373 डिग्री केल्विन, तो उसको भी हमने रख दिया। तो प्रश्न में जो मान दिए गए थे दोनों को क्रमशः रख दिया गया। अब आपको भाग देना है, 373 से जो है 40.8 को भाग देंगे। तो भाग देने पर जो है अब जैसा आप देख रहे हो 40 में भाग तो जाएगा नहीं, तो आपको सबसे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा इस तरह से, और फिर जो है एक बार भाग जाएगा इस तरह से, और फिर जो है इस तरह 0.10 यदि 2 अंकों तक लिखोगे और या और आगे लिखोगे तो और भी भाग यदि आप देते जाओ 3, 4, और बाकी इकाई भी आपको लिखना होगा। इकाई क्या क्या है, किलो, जूल और मोल ऋण 1 ये तो है ही है आपको। तो किलो, जूल और एक केल्विन को भी ऊपर ले जाइए, केल्विन ऋण 1 और मोल ऋण 1। तो जैसा कि सब दिख रहे हैं, किलो लिख दिए, जूल लिख दिए और मोल ऋण 1 भी है, एक केल्विन ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हुआ एंट्रोपी परिवर्तन। तो ये एंट्रोपी परिवर्तन जो है ये आपका उत्तर हुआ, आंसर हुआ। तो कोई भी उदाहरण जिसको आप लेंगे, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होने पर 373 केल्विन पर जो है यदि एंथैल्पी परिवर्तन इस तरह से इतना मिला था, तो एंट्रोपी परिवर्तन की हम गणना कैसे करेंगे। तो ये एंट्रोपी परिवर्तन के सूत्र जो हमने पढ़ा था थोड़ा देर पहले, तो उसमें हमने मान रखा और मान रख के उत्तर को प्राप्त किया। तो ये है उदाहरण वाष्पन की एंट्रोपी पर आधारित। अब हम और आगे पढ़ेंगे, और अब पढ़ा जाएगा ऊर्ध्वपातन एंट्रोपी। तीसरा किसको पढ़ रहे हैं, ऊर्ध्वपातन एंट्रोपी। ऊर्ध्वपातन एंट्रोपी, तो इसकी भी परिभाषा होगी कि पदार्थ लेंगे तो कोई भी पदार्थ के जैसे एक मोल ले लेते हैं किसी ताप पर, कोई पदार्थ आप लिख लोगे, कोई पदार्थ के एक मोल को सीधे ठोस अवस्था से तो कोई पदार्थ आपने ले लिया है, एक मोल है, और उसको आप क्या कर रहे हो, एक मोल को कोई भी ताप पर आप लिख दोगे यहाँ पर, कोई ताप पर सीधे ठोस अवस्था से, सीधे कहाँ से ले रहे हो आप, ठोस अवस्था से, और ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में, सीधे वाष्प अवस्था
में वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम की जो एंट्रोपी है परिवर्तित होने पर प्रक्रम की जो एंट्रोपी है एंट्रोपी वाष्पन की एंट्रोपी कहलाती है, वाष्पन की एंट्रोपी कहलाती है। तो ये है वाष्पन की एंट्रोपी की परिभाषा। तो ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी को हम पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं, कोई पदार्थ के एक मोल को और कोई ताप पर आपको लिखना है, तो कोई ताप पर और ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में यदि आप परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन होने पर जो प्रक्रम की एंट्रोपी है वो क्या कहलाती है? वाष्पन की एंट्रोपी। तो वाष्पन की एंट्रोपी की ये परिभाषा हुई। अब वाष्पन की एंट्रोपी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी कहलाता है। तो प्रक्रम की एंट्रोपी क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी कहलाता है। तो ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी कहलाता है, ये उसकी क्या होगी? परिभाषा। अब इसको सूत्र की सहायता से व्यक्त करेंगे। तो ऊर्ध्वपातन की जो एंट्रोपी है इसको सब्लिमेशन कहेंगे। SUB का मतलब हुआ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन ये हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा H वेपोराइजेशन, वाष्पन किया, एंथैल्पी परिवर्तन, इस तरह से आपने कह दिया। तो ये वाष्पन उस समय चलता था जब आप वाष्पन की एंट्रोपी पढ़ रहे थे, तो आज उसकी जगह हमको सब्लिमेशन कहना होगा। और ताप वही रहेगा, ताप जैसा कि आप लिखते आ रहे हो, बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब क्वथनांक ताप। TB का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर। और बॉइलिंग टेम्परेचर या सामान्य कोई भी ताप यदि आप कहोगे तो ऐसा रहेगा। तो कोई भी ताप पर इस तरह से लेंगे। तो ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी को आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे, SUB मतलब सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, यहाँ भी ऊर्ध्वपातन लिखना है। और कोई भी ताप आप लोगे और उस तरह से ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी परिभाषा, और ये उसका क्या हो गया? सूत्र। अब यहाँ पर इसको आपको बताना है कि डेल्टा H SUB क्या है। तो इस सूत्र में आप लिखोगे कि जहाँ डेल्टा H SUB किसको व्यक्त करता है? तो आप देख रहे हो कि ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी को व्यक्त करता है। तो ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी, तो ये हो गया। जैसा कि आप देख रहे हो कि डेल्टा H SUB ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी को व्यक्त करता है। और T क्या है? तो एक ताप है, इसको हम ऊर्ध्वपातन ताप कहेंगे। तो ऊर्ध्वपातन ताप को प्रदर्शित करता है। तो T किसको प्रदर्शित करता है? डेल्टा H SUB किसको प्रदर्शित करता है? तो ये आपने पढ़ा। तो ये पूरा क्या है? ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी। तो प्रावस्था संक्रमण के अंतर्गत हमने प्रावस्था संक्रमण के अंतर्गत हमने गलन की एंट्रोपी, वाष्पन की एंट्रोपी और अभी अभी ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी को पढ़ा। अब हम जानेंगे कि विभिन्न तत्वों में एंट्रोपी परिवर्तन कैसे होगा। तो अब पढ़ा जा रहा है विभिन्न तत्वों में एंट्रोपी परिवर्तन। तो
प्रावस्था संक्रमण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस तरह से गलन की एंट्रोपी, वाष्पन की एंट्रोपी होगा। तो अब अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि विभिन्न जो तंत्र हैं, तो विभिन्न तंत्रों में किस तरह से एंट्रोपी परिवर्तन होगा, इसको अब पढ़ा जाएगा। तो जो विभिन्न तंत्र हैं, विभिन्न सिस्टम हैं, तंत्र का मतलब क्या हुआ? सिस्टम, सिस्टम मतलब निकाय। तो विभिन्न निकाय जो हैं, विभिन्न निकाय में, विभिन्न तंत्र में किस तरह से एंट्रोपी परिवर्तन होता है और इसको हमको जानना है। तो पहला आ जाते हैं विलगित तंत्र। तो विभिन्न तंत्रों में हम किसकी बात करेंगे? पहले विलगित तंत्र। तो विलगित तंत्र में किस तरह से एंट्रोपी परिवर्तन होगा, तो आप लिखोगे कि भाई ये जो विलगित तंत्र है, तो विलगित तंत्र में एक बात देखने मिलेगी आपको कि तंत्र तथा जो परिवेश है, किसमें किसमें? तंत्र तथा परिवेश में ऊर्जा का आदान प्रदान, तंत्र तथा परिवेश, तंत्र तथा परिवेश में ऊर्जा का आदान प्रदान, आदान प्रदान। तो विलगित तंत्र में जो तंत्र तथा परिवेश है उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो इससे आपको एक बात देखने मिलेगी, होता है, अतः आप ये प्राप्त करोगे, इसे स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। अतः आप कहोगे स्वतः परिवर्तित जो या प्रवर्तित, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। तो जितने भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हैं, तो इसमें परिवर्तन के लिए आपको लेना है, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में आप क्या कह रहे हैं? परिवर्तन के लिए, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में परिवर्तन के लिए जो एंट्रोपी होगी, तो एंट्रोपी में आप जो है धनात्मक परिवर्तन प्राप्त होते हैं, धनात्मक परिवर्तन प्राप्त होते हैं। अब इसी चीज़ को हम शून्य के रूप में लिखेंगे। तो शून्य के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन ऐसा रहेगा, ये सूत्र के रूप में। तो डेल्टा एस जो है शून्य से बड़ा होगा। शून्य से बड़ा का मतलब है धनात्मक, जैसा कि दिख रहा है शून्य इधर है और एंट्रोपी परिवर्तन इधर, तो शून्य से बड़ा है मतलब धनात्मक परिवर्तन प्राप्त होता है। तो ये हुआ कि विलगित तंत्र में एंट्रोपी परिवर्तन किस तरह से रहेगा। अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे। तो विलगित तंत्र के बाद दूसरा हम पढ़ रहे हैं खुला तंत्र। यदि हम इसमें पढ़ें तो किस तरह से हम देखने को प्राप्त करेंगे। तो खुले तंत्र में भी वही बात रहेगी, तंत्र तथा परिवेश के बीच। तो आप इसको भी लिख दोगे कि खुले तंत्र में तंत्र तथा परिवेश के बीच, परिवेश के बीच। तो खुले तंत्र को लेकर हम पढ़ रहे हैं। तो खुले तंत्र में तंत्र तथा परिवेश के बीच जो पदार्थ और ऊर्जा हमको इस बार दोनों लेना है। तो आप ये कहोगे कि पदार्थ तथा ऊर्जा दोनों की बात हम कहेंगे। तो पदार्थ तथा ऊर्जा जो है, और इन दोनों का ही आप देखोगे कि आदान प्रदान होता है। तो दोनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये है खुला तंत्र के बारे में। तो जब भी इनके बीच आदान प्रदान होगा तो इसमें आप उदाहरण भी देख सकते हो
कि उदाहरण रहेगा गर्म दूध यदि आप रख देते हो तो उसका ठंडा होना, तो गर्म दूध का ठंडा होना इसका उदाहरण है खुले तंत्र का। अब इसमें भी आप ये पाओगे कि खुले तंत्र में जो भी परिवर्तन होगा वो उत्क्रमणी भी हो सकता है और अनुत्क्रमणी भी हो सकता है। तो इसको आप और कहोगे कि इसमें जो कोई परिवर्तन होता है खुले तंत्र में, कोई परिवर्तन कैसा हो सकता है, उत्क्रमणी भी हो सकता है, उत्क्रमणी या अनुत्क्रमणी हो सकता है, अनुत्क्रमणी हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं कि खुला तंत्र में क्या स्थिति रहेगी एंट्रोपी परिवर्तन की। अब इसके बाद और आगे हम बढ़ जाते हैं कि यदि आपने कहा है कि उत्क्रमणी प्रक्रम है तो उसमें कैसा रहेगा, इसको पहले पढ़ेंगे। तो उत्क्रमणी प्रक्रम कह सकते हैं, उत्क्रमणी परिवर्तन कह सकते हैं, तो उसमें किस तरह से आपको देखने मिलेगा। तो आप ये बताओगे कि ये जो उत्क्रमणी परिवर्तन होते हैं इसमें यदि आप बात करोगे तो एंट्रोपी जितनी बढ़ती है तो आप कहोगे कि ये उत्क्रमणी जो प्रक्रम है तो इसमें एंट्रोपी जितनी बढ़ती है, प्रक्रम में आप कह रहे हो कि एंट्रोपी जितनी बढ़ती है, तो उत्क्रमणी प्रक्रम जो भी होंगे उसमें एंट्रोपी जितनी बढ़ती जाती है, अब उतनी ही मात्रा में परिवेश की एंट्रोपी जो है घटती जाती है। तो इसको आपको ऐसा भी कहेंगे कि उतनी ही मात्रा में जो परिवेश है, चारों ओर की बात है, परिवेश की एंट्रोपी जो है वो घटती है। तो एंट्रोपी घटती है, ये आपको देखने मिलेगा उत्क्रमणी प्रक्रम में। अब इसके अलावा आप कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि ये जो उत्क्रमणी प्रक्रम है उसमें एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। तो उत्क्रमणी प्रक्रम में जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो कैसा होता है, शून्य। तो एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। तो ये इतनी बात आपको इसमें बताना है। अब इसी को हम यदि सूत्र की सहायता से व्यक्त करेंगे तो जैसे हम डेल्टा एस कुल ले लेते हैं और बराबर यस हम तंत्र का ले लेंगे, धन यस हम परिवेश का ले लेते हैं, परिवेश या परिपार्श्विक का ले लेते हैं, तो परिवेश, तो इसका जो मान है वो कितना आएगा, शून्य होता है। आपने कह दिया है ना कि परिवर्तन इसमें कितना होता है, शून्य होता है। अब ये भी एंट्रोपी परिवर्तन को व्यक्त करेगा, ये भी और ये भी। तो इस तरह से हमने बताया कि उत्क्रमणी प्रक्रम जो रहेगा तो उसमें जो है आपको एंट्रोपी परिवर्तन कितना मिलेगा, शून्य प्राप्त होता है। अब एक और बच जाएगा उत्क्रमणी के बाद जिसकी बारी है वो है अनुत्क्रमणी। तो उत्क्रमणी प्रक्रम की एंट्रोपी आपने पढ़ा, अब दूसरा पढ़ा जाना है, इसको क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणी प्रक्रम। तो उत्क्रमणी प्रक्रम के बाद दूसरे तरह का है अनुत्क्रमणी प्रक्रम। तो जितने भी अनुत्क्रमणी प्रक्रम हैं उसके बारे में आप कहोगे कि सभी जो प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक के अलावा स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हैं, तो जितने भी प्राकृतिक हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम हैं उसमें से धनात्मक जो है परिवर्तन होता है। ये आपको कहना है कि धनात्मक परिवर्तन होता है। अब इसको आप सूत्र की सहायता से भी व्यक्त कर सकते हो।
तो डेल्टा एस यदि हम कुल या टोटल जानना चाहें तो आप शून्य से ज़्यादा पाओगे। तो शून्य से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? धनात्मक। तो इस तरह से अनुत्क्रमणी प्रक्रम में ये धनात्मक जो है परिवर्तन आपको देखना है। तो विभिन्न तंत्रों में एंट्रोपी परिवर्तन को आपने पढ़ा। तो हमने विलगित तंत्र के लिए जाना, खुला तंत्र में उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी तंत्र के लिए एंट्रोपी परिवर्तन पढ़ा गया। अब इसके बाद हम और आगे रासायनिक ऊष्मागतिकी के पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो एंट्रोपी और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अब इसको पढ़ा जा रहा है। एंट्रोपी और रासायनिक अभिक्रिया। तो जितना भी एंट्रोपी है और रासायनिक अभिक्रिया है उसकी तात्कालिकता, क्रिया की तात्कालिकता या इसी को हम और आगे कह सकते हैं कि स्वतः प्रवर्तिता, इन दोनों को हमको जानना है। तात्कालिकता एवं स्वतः प्रवर्तिता, स्वतः प्रवर्तिता। तो इसको हमको पढ़ा जाना है। तो जो भी तात्कालिकता है या स्वतः प्रवर्तिता है, इसको हम पढ़ेंगे। एंट्रोपी और रासायनिक अभिक्रिया की तात्कालिकता या स्वतः प्रवर्तिता, इसको हमको जानना है। तो एंट्रोपी परिवर्तन की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी या नहीं। तो आपको यहाँ पर ये कहना है कि जो हम एंट्रोपी परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी परिवर्तन की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एंट्रोपी परिवर्तन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं, स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं, स्वतः संपन्न होगी या नहीं। तो स्वतः संपन्न होगी या नहीं, तो ये हम देखेंगे। ये उसकी तात्कालिकता कहलाती है। अब इसमें से कई शर्त हैं। जैसे पहला रहेगा, पहला यदि आप पढ़ोगे किसी अभिक्रिया के लिए यदि डेल्टा एस का मान धनात्मक है, तो आप क्या कह रहे हो कि यदि डेल्टा एस का मान क्या है? धनात्मक है। तो जब भी धनात्मक रहेगा तो आप ये पाओगे डेल्टा एस जो है शून्य से क्या होगा? बड़ा होगा। तो डेल्टा एस जो है बड़ा होगा, किसकी अपेक्षा बताइए? शून्य की अपेक्षा। तो वह प्रक्रम जो है स्वतः होता है। तो आप ये पाओगे कि वह प्रक्रम जो है वो कैसा होता है? स्वतः होता है। तो हमने कहा कि इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी या नहीं। तो यदि हम कह रहे हैं कि डेल्टा एस धनात्मक है, तो डेल्टा एस किससे अधिक होगा? शून्य से अधिक होगा। और वो प्रक्रम भी क्या होगा? स्वतः होगा, क्योंकि उससे अधिक जो है उत्पाद जो है अधिक एंट्रोपी वाला बनता है। तो इसमें आप ये भी जोड़ दोगे कि क्योंकि उत्पाद जो है अधिक एंट्रोपी वाला प्राप्त होता है, अधिक एंट्रोपी युक्त प्राप्त होता है। तो ये पहला है कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया की तात्कालिकता जो है देखने मिलेगी। अब इसमें उदाहरण भी लेना है। CH4 मीथेन है, ये गैस होता है। मीथेन एक क्या होता है? गैस है। और इसको CH4 लिखेंगे। यदि इसको हम द्रव या वाष्प ले लेते हैं, तो ये जो है H2O द्रव या वाष्प है। तो इसके साथ क्रिया होगी तो इसमें से हाइड्रोजन बनेगा इस तरह से,
और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हाइड्रोजन भी गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस होता है। तो इस तरह से यदि आप देख रहे हैं कि मीथेन क्या है, गैस है। किस ये जो वाष्प अवस्था में है जल, तो जल जो है यहाँ पर हमको जो है वाष्प अवस्था में है, तो ये द्रव हम लिख दिए थे, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर कौन सा अवस्था में रहेगा, वाष्प अवस्था। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे और इसकी सहायता से बनेगा और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्रिया कारकों में 2 गैसीय अणु उपस्थित हैं। इधर कितने गैसीय अणु हैं, ये क्रिया कारक है, तो आप लिखोगे कि क्रिया कारक में कितने गैसीय अणु उपस्थित हैं, 2 अणु उपस्थित हैं। क्रिया कारक में कितने अणु दिख रहे हैं, 2 अणु दिख रहे हैं। और इधर क्रियाफल में 3 और 1 कितने अणु दिख रहे हैं, उत्पाद में उत्पन्न होने वाले पदार्थ में 3 और 1 कितने अणु दिख रहे हैं, 4 अणु दिख रहे हैं। तो इधर 2 अणु हैं, उधर 4 अणु हैं। तो अणुओं की संख्या यदि बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर कहोगे कि अणुओं की संख्या जो है आपको कैसा दिख रही है, बढ़ती दिख रही है। तो बढ़ती है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, बढ़ती है। एंट्रोपी जो है क्या होती है, बढ़ती है। अब ये हो गया कि एंट्रोपी यदि बढ़ रही है तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, धनात्मक होता है। इसमें डेल्टा एस क्या होगा, धनात्मक। और अभिक्रिया कैसे होती है, स्वतः परिवर्तित होगी। तो स्वतः परिवर्तित होगी, स्वतः संपन्न होगी, ये आपको देखने को मिलता है, स्वतः परिवर्तित होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एंट्रोपी और रासायनिक अभिक्रिया की तात्कालिकता में कोई अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी या नहीं, यह हमने जाना। तो आपको बताया गया कि जिस तरह से यहाँ 2 ही अणु थे क्रिया कारक में और यहाँ कितने थे, 4। तो अणुओं की संख्या क्रिया कारक में 2 है, उत्पाद में कितना है, 4। तो अणुओं की संख्या बढ़ती है तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। और एंट्रोपी परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक होता है। और यह एक स्वतः परिवर्तन प्रक्रम है, स्वतः परिवर्तित होगी और अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो इस तरह से हमने स्वतः परिवर्तित प्रक्रम की तात्कालिकता या स्वतः प्रवर्तिता को जाना। इसके आगे और अधिक हम आगे के कालखंड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।